हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नए पैटर्न में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको उद्देश्य प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया गया था। जो आगे चलकर क्या हुआ था, इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसको लिखेंगे प्रस्तावना। क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्ताव के उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन जो आगे चलकर क्या हुआ था वो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था उसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। किसके रूप में? प्रस्तावना के रूप से। और इसमें क्या है, इसकी बात करें, इसके जो स्रोत है, स्रोत के रूप में बात करें जो इसमें जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता समता बंधुत्व जो आदर्श है वो हमने कहां से लिए हैं? वो हमने लिए हैं फ्रांस से। स्वतंत्रता समता और किसके बंधुत्व है, इसके जो आदर्श हैं वो हमने कहां से लिए हैं? वो हमने लिए हैं फ्रांस से। और उसकी बात करें, इनकी जो न्याय है, जो 3 प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के न्याय, इन न्याय की बात करें और वो कौन कौन से न्याय है? वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो न्याय है 3 प्रकार के, ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने लिए हैं रूस से। और उसकी बात करें जो प्रस्तावना की जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो हमने कहां से ली है? प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और इसके जो विचार है प्रस्तावना के, प्रस्तावना का जो विचार है ये हमने लिया है कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से लिया है। और उसकी बात करें, इसके जो विधिक स्वरूप की बात करें, किसकी? प्रस्तावना की विधिक स्वरूप, इसके स्वरूप की बात करें
तो इसकी जो स्वरूप है वो है अपवर्तन, यानी अपवर्तनीय, यानी इनफोर्सेबल। इसका मतलब होता है इसको न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता, और ना ही इसको कोई न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, और ना ही इस पे जो प्रस्तावना है ये संसद का स्रोत है, और ना ही प्रस्तावना को संसद की शक्ति से प्रबंधित करता है, यानी कि जो संसद की कोई भी नियम या कानून बना रही है तो उसकी शक्ति को प्रबंधित नहीं करता है। इसको लिखेंगे अपवर्तनीय है। अब इसके ऊपर जो प्रस्तावना है, इसके ऊपर जो है 3 केस आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। प्रस्तावना केस, केस की बात करें, सबसे पहले केस आता है इसके लिए कौन सा, बेरुआर केस। बेरुआर केस कब आया था, 1960 में। इसमें क्या हुआ था, जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग नहीं माना गया था, और इसमें संशोधन इसके द्वारा कहा गया था कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले लिखेंगे बेरुआरी केस, बेरुआरी केस, और ये कब का है, 1960 का। इसमें कहा गया था जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है, और ना ही इसमें संशोधन कर सकते। संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, दूसरा केस आता है कौन सा, वो आता है केशवानंद भारती केस। ये आता है 1973 में। इसमें कहा गया था जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन या उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये कौन सी केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ये कब का है, 1973 का। इसमें कहा गया था कि इस प्रस्तावना है संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें प्रस्तावना में इसमें संशोधन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये कहा गया था हमारे केशवानंद भारती में। लेकिन इसी केस की पुष्टि करने के लिए, यानी इसी को पुष्टि, इसी केस की जो पुष्टि है वो किसके द्वारा की गई थी, इसके बाद आता है कौन सा केस, एसआर बॉम्बे केस। उसमें भी कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। कौन सा केस आया था, एस आर बॉम्बे, बॉम्बे केस। यानी जो केशवानंद भारती में जो कहा गया था कि संविधान का भाग है, इसकी जो पुष्टि है, इसकी जो वो की गई थी हमारे एसआर बॉम्बे केस में, और कहा गया था ये प्रस्तावना हो संविधान का, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके द्वारा इसको पुष्टि की गई थी। अब बात करेंगे इसके संशोधन के बारे में, किसमें, जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना संशोधन की बात करें, इसमें जो है अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और उसके द्वारा क्या है,
और ये कब हुआ था? ये इश्यू हुआ था 1976 में। और इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और उसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लिखेंगे सबसे पहले कितनी बार इसमें संशोधन हुआ अभी तक प्रस्तावना में? अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ। और उसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में। और इसके द्वारा क्या 3 शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए। और वो शब्द कौन कौन से थे? वो शब्द थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, तीसरा शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे प्रस्तावना में। और जो प्रस्तावना में जो संशोधन है वो केवल किस आधार पर हो सकता है? विशेष बहुमत द्वारा होगा। और जो 368 की प्रक्रिया है उसके आधार पर। लेकिन इनका जो मूल ढांचा है, जो मूल स्ट्रक्चर है, उसको क्या है? जो 368 की प्रक्रिया है उससे भी चेंज नहीं कर सकते। इसको लिखेंगे प्रस्तावना में संशोधन केवल विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत का मतलब और क्या? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से, 368 की प्रक्रिया से। लेकिन 368 की प्रक्रिया से संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल स्ट्रक्चर है उसको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें लिखेंगे लेकिन मूल ढांचा को अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से भी चेंज नहीं कर सकते। यानी इसके जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप इसको लिखेंगे, इसके ऊपर जो कुछ महापुरुष हुए उन्होंने इसके ऊपर कुछ कथन कहे थे उनके बारे में। प्रस्तावना को किसी ने उसको जन्म कुंडली कहा, किसी ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा, किसी ने परिचय पत्र कहा, किसी ने संविधान आत्मा कहा, किसी ने कुछ कहा। उसके बारे में लिखेंगे प्रस्तावना कथन। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडलियां। ये किसने कहा था? डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा था? डॉक्टर के.एम. मुंशी। दूसरा कथन इसके ऊपर कहा था प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कहा था किसने?
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। कृष्णा स्वामी अय्यर। और संविधान प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये कहा था कि पाल की बात है। ए पाल की बात। और अगले कथन की बात करें, अगला कथन है प्रस्तावना संविधान के आत्मा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या माना था? संविधान की आत्मा। लेकिन जो आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो और प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसको? प्रस्तावना। संविधान का पवित्र दस्तावेज ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। प्रस्तावना को कहा था पवित्र दस्तावेज। अब बात करेंगे इसके इसके जो प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य हैं उनके बारे में। प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य। इसमें जो है जो सब प्रस्तावना उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। और समता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और जो बंधुत्व है वो 1 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे न्याय के। न्याय कई प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। अब बात करें स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। और वो कौन कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, तीसरी है विश्वास की, चौथा है धर्म की, और लास्ट है उपासना की। और 2 प्रकार की समानता की। प्रस्तावना में जो समानता है वो 2 प्रकार की बताई है। और वो कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर की। ये 2 प्रकार की समानता की बात की है। और जो बंधुत्व है वो 1 प्रकार की है। और वो कौन सा है? जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है।
जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। अब बात करेंगे संविधान की, जो हमारी जो प्रस्तावना है वो उसकी प्रकृति कैसी है। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में बात करेंगे सबसे पहले संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति, प्रकृति सबसे वो कैसी हमारी की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है ऐसा देश जो आंतरिक और जो बाह्य निर्णय वो स्वयं लेने की शक्ति रखता हो, उसे बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। यानी सभी अपनी जो सभी प्रकार के निर्णय है वो खुद से लेता हो, यानी किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो, उसे बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद, जो हमारे देश का जो समाजवाद है वो किस विचारधारा का है, वो हमारे गांधी और नेहरू की जो विचारधारा है उससे प्रभावित है। हमारे देश का जो समाजवाद है उसकी विचारधारा का है। कौन सी विचारधारा का? गांधी और नेहरू की, जो लोकतांत्रिक समाजवाद में आता है। तीसरी बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी जहां राज्य में सभी धर्मों का जो सम्मान व्यवहार किया जाता है उसे बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर जो है देश का धर्म नहीं है, जो मनुष्य है नागरिक है उसका धर्म हो सकता है, यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं है, उसे बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। और चौथी बात करें वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, उसका मतलब होता है जहां जो अंतिम शक्ति है वो होती है जनता में नियत। यानी अब हमारे जो देश की जो कैसी है वो है प्रत्यक्ष। इसमें क्या है, जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हमारी संसद में बैठकर कानून बनाते हैं या विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, इसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष। अब चौथा है, पांचवा बोलेंगे गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है ऐसा देश जिसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वंशानुगत, यानी वंशों के आधार पर, यानी उस बेटे का बेटा ऐसा नहीं हो, इसका जो वंशानुगत ना होकर क्या हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उसको बोला जाता है गणराज्य। जहां पर जो सभी पद है वो जो यहाँ के जो सभी नागरिक हैं वो किसी पद पर भी योग्यता के आधार पर निर्वाचित या आसीन होने के लिए योग्य है, उसे बोला जाता है गणराज्य। अब इसकी जो शक्ति है, प्रस्तावना की शक्ति की बात करें वो है संविधान की शक्ति। संविधान की शक्ति की बात करें, शक्ति का स्रोत वो किसमें है, वो है हम भारत के लोगों में। हम भारत के लोग, ये है हमारी संविधान की शक्ति का स्रोत। अगर इसकी बात करें जो प्रस्तावना के अलग, यानी प्रस्तावना के जो हमारे जो ये शब्दों का जो उल्लेख है वो कहाँ का मिलता है, तो जो डीपीएसपी है उनमें भी हमारे जो कुछ तत्व जो शब्द हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, वो हमारे किसमें भी दिखाई देते हैं, राजनीतिक निर्देशक तत्व में दिखाई देते हैं। और मौलिक अधिकार में क्या है, जो 5 क्षेत्र का जो स्वतंत्रता का जो है जिक्र वो हमारे किसमें है, मूल अधिकारों में मिलता है। तो इसको लिखिए, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। प्रस्तावना का उल्लेख अन्य
प्रावधानों में। वो कहाँ कहाँ मिलता है? वो हमारे किसे देखने मिलता है? डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? उसमें ये हमारे क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और क्या है? जो राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये देखने को मिलते हैं हमारे किसमें? डीपीएसपी में। अगर स्वतंत्रता की बात करें, मूल वो मिलते हैं हमारे मूल अधिकार में। मूल अधिकार, मूल अधिकार में क्या मिलता है? जो अनुच्छेद 19 है उसमें क्या है? ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो देखने को मिलती है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब बात करेंगे इसकी किसकी? प्रस्तावना में जो संशोधन है उसके बारे में, या जो राज्य संसद है, राज्य विधानमंडल है, कानून बनाने के लिए प्रस्ताव है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मूल कर्तव्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में लिखेंगे। प्रस्तावना, सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना में से संशोधन है, प्रस्तावना में संशोधन। इसमें अगर संशोधन की बात करें, जो प्रस्तावना में जो संशोधन है वो हमारे केवल किससे होगा? आर्टिकल 368 की जो प्रक्रिया है, यानी विशेष बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से नहीं होगा। ठीक है, केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संभव है, यानी क्या कह सकते हैं? साधारण बहुमत से नहीं। अगर हमें प्रस्ताव में कुछ भी संशोधन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 368 की प्रक्रिया से विशेष बहुमत से इसमें संशोधन करेंगे। अगर वो पास होता है तो विशेष बहुमत से इसमें संशोधन नहीं कर सकते। विदेश बहुमत, साधारण बहुमत से नहीं। अब लिखेंगे जब संसद या विधानमंडल कानून बनाएगी तो इस पर प्रस्तावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखेंगे संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रस्तावना का प्रभाव, यानी अगर कोई संसद कानून बना रही है या राज्य विधान में कोई कानून बना रही है तो प्रस्तावना पर जो है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इसमें जो अगर हम प्रस्तावना पर जो लिखे गए शब्द हैं, संसद और जो राज्य में कानून बनाती है तो उसको यानी ओवरराइड नहीं कर सकते, यानी प्रभावित नहीं कर सकते। यानी जो प्रस्तावना में कुछ भी लिखा है वो उसके ओवरराइड नहीं कर सकता। लिखेंगे प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड कह सकते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते। यानी
प्रस्तावना में जो भी लिखेंगे, प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखेंगे, अगर संसद कानून बना रही है या राज्य विधानमंडल कानून बना रही है तो उससे जो संसद कानून बनाएगी या राज्य में उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो शब्द उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तीसरी बात करें मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में बात करें तो जो देश की एकता है और अखंडता है वो सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश की कैसी भावना है, बंधुत्व की भावना हो। देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने की कैसी भावना हो, बंधुत्व की भावना हो, करने वाली बंधुत्व की भावना। ये तो हमारा प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में जो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे अलग नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।